आज की बड़ी खबरें। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों में से एक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दक्षिण में पार्टी का सुशासन के मंडल की पैरवी करने के लिए भेजा है। इसी क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थानी प्रवासी आबादी के लिए मैंगलोर में प्रचार किया। कर्नाटक में करीब 4 लाख राजस्थानी प्रवासी हैं, जिनमें करीब 1.5 लाख वोट करते हैं। वे राज्य की मतदान आबादी का लगभग 4% है। कांटे की टक्कर वाले कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के लिए हर वोट मायने रखेगा। पुलिस के अनुसार अफजल ने कहा कि उसके एक दोस्त आदिब की एक प्रेमिका है जो पहले 16 वर्षीय लड़के के साथ संबंध में थी और उस लड़के ने आदिब को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। अधिकारी ने बताया कि मामले को निपटने के लिए आदिब ने अपने दोस्तों अफजल मोहम्मद शायन, मोहम्मद शेख जफर और शायन के साथ जाकिर नगर की गली नंबर 6 में किशोर और उसके दोस्तों साबिर, तबीश और एक अन्य नाबालिग से मुलाकात की। पुलिस के अनुसार दो समूहों के बीच हाथापाई हुई और इस दौरान तबीश ने कथित तौर पर चाकू निकालकर अदीब और उसके दोस्तों पर वार किया गया, जिससे वे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारी ने कहा कि घायलों को होली प्रेमिका अस्पताल ले जाया जाए। अधिकारी ने कहा कि घायलों को होली फैमिली अस्पताल ले गए, जहां शायन को मृत घोषित कर दिया गया। केरल में अज्ञात लोगों ने हाल ही में शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव कर दिया। रेलवे के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि घटना शाम 5 बजे के करीब तब हुई जब ट्रेन उत्तरी केरल स्थित इस जिले के तिरुनवाया और तिरूर के बीच से गुजर रही थी। पुलिस ने कहा कि ट्रेन ने तिरुवनंतपुरम की अपनी यात्रा जारी रखी और इस हमले में किसी को चोट नहीं आई। पुलिस ने मीडिया से कहा, हमें रेलवे अधिकारियों ने सतर्क किया था। बदमाशों को पता लगाने के लिए जांच जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने केदारनाथ धाम मार्ग पर भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से अगले 2 से 3 दिनों तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि मौसम ठीक होने तक यात्री एक ही स्थान पर रहे और रुक रुक कर यात्रा करें। सभी यात्री अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए जिला प्रशासन का सहयोग करें। भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी 16 मई बेहद खास दिन है। दरअसल इसी दिन 9 साल पहले लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे और भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला था। ऐसे में भाजपा इस दिन को और खास बनाने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी 16 मई को 60,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। 16 मई को 5वां रोजगार मेला 22 राज्यों में 35 केंद्रों पर आयोजित होगा। महाराष्ट्र के टानू जिले में करीब 30 साल के एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की उसके लिव इन पार्टनर ने कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बिवड़ई नगर पुलिस थाने की थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का आपस में संबंध था और वे गैबी नजर इलाके में एक साथ रहते थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों के बीच आए दिन छोटी छोटी बात पर झगड़ा होता था तथा सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे भी उनके बीच झगड़ा हुआ और पीड़ित पर उसके पार्टनर ना फर्श के एक टाइल से वार किया। आईसीएसई रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट। CISEI ऑफिशियल अपडेट के अनुसार आईसीएसई यानी इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का रिजल्ट इसी महीने जारी किया जाएगा। काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन आईसीएसई 10वीं का रिजल्ट मई महीने में जारी करेगा। जिन छात्रों ने आईसीएसई बोर्ड परीक्षा 2023 के दी है वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट जांचने लिए छात्रों को रोल नंबर और लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करना होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते अरुणा गांधी का मंगलवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निधन हो गया। यह जानकारी परिवार के सूत्रों ने दी। परिवार के सूत्रों ने बताया कि वह कुछ समय से बीमार थे। अरुणा गांधी के बेटे तुषार गांधी ने पीटीआर भाषा को बताया कि लेखक एवं सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ती अरुणा गांधी का अंतिम संस्कार आज कोल्हापुर में किया जाएगा। वह मणिलाल गांधी और सुशीला मशहूरा वाला एक पुत्र थे। अरुणा गांधी अपने दादा के पद चिन्हों पर चलते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता बने।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। वह कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि प्रदेश भाजपा की टीम को कर्नाटक भाषण के नेतृत्व को आज मैं सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल जो उन्होंने संकल्प पत्र घोषित किया है, ये बहुत ही अच्छा संकल्प पत्र लेकर आए हैं। इसमें कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का रोड मैप है। इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट है। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण का जोर है। आजादी के अमृतकाल के कर्नाटक का ये पहला चुनाव है। ये चुनाव कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि आने वाले 25 वर्ष में कर्नाटक विकास की किस ऊंचाई पर होगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा वह कम मौत की सजा के लिए कम दर्दनाक तरीका खोजने के लिए एक्सपर्ट कमेटी नियुक्त करने पर विचार कर रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से एजीआर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह इस बात की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने पर विचार कर रहा है कि कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार फांसी की सजा पाने वाले सजायाफ्ता कैदियों को फांसी देने का कम दर्दनाक तरीका खोजा जा सकता है या नहीं। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले पर जुलाई में सुनवाई करेंगे। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि वो इस मामले को लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण आतंकवाद के वित्त पोषण के संबंध में मंगलवार को तड़के कश्मीर घाटी में विभिन्न स्थानों पर छापे मारे और पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। अधिकारियों ने यहां बताया कि श्रीनगर, अवंतीपुरा, पुलवामा, कुलगाम और अनंतगाम में तकरीबन 12 स्थानों पर छापे मारे गए। उन्होंने बताया कि एनआईए ने श्रीनगर के सोजेत इलाके से पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान इशाक अहमद भट्ट के रूप की गई है। यूपी के माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद लगातार पुलिस जांच कर रही है। उसकी पत्नी शइस्ता अब भी फरार है। साथ ही बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी फरार है। इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस लगातार चौकमार भी कर रही है। वहीं अतीक के गैंग को लेकर हर दिन नए खुलासे भी हो रहे हैं। अतीक अहमद इतना शातिर था कि वह काम करने के लिए नई जुगत लगाता था, कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था। उमेश पाल मर्डर केस की साजिश उसने जेल में रची थी। उसने पूरी तैयारी की थी कि वह पकड़ा ना जाए, लेकिन जिस तकनीक की मदद से अपने गुनाह की दुनिया को बड़ा करता रहा, उसी तकनीक के एक दिन उसकी कब्र खोद दी। यह बात सामने आई है कि वह जेल में भी आईफोन का इस्तेमाल करता था। उसके गुर्ग भी आईफोन का ही इस्तेमाल करता था। एक दूसरे से फेस टाइम पर बात करते थे। सबका एक कोड नेम था। अलग अलग कोड जानकर आप भी चौंक जाएंगे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए पहले चरण के प्रचार का अंतिम दिन है। अंतिम दिन चुनाव में प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। अतीक अहमद की हत्या के बाद मुख्यमंत्री पहली बार प्रयागराज पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अतीक अहमद का नाम लिया, बिना ही माफियाओं को अपना संदेश दिया। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रयागराज तो पापाचार का शिकार बना दिया है। यह प्रकृति सबका हिसाब बराबर करके रख देती है, लेकिन प्रयागराज न्याय की धरती है। जो जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है। पीएम के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। लोकतंत्र में राजा हो या रंग, सभी भी वोट का समान अधिकार है। आज भारत का सम्मान होता है। दुनिया में भारत के प्रति नजरिया बदल चुका है। दिल्ली में यमुना सफाई अभियान राजनीति का अखंडा बन गया है। कितनी सरकारें आई और यमुना सफाई और उसके सौंदर्यीकरण को लेकर बड़े वादे किए, लेकिन दिल्ली वालों को यमुना कभी गंदे नाले से ज्यादा बेहतर नहीं दिखी। पहली बार दिल्ली के एलजी ने इस मुहिम को बीड़ा उठाया और अधिकारियों के साथ लगातार यमुना सफाई का कार्य पर पैनी नजर बनाए रखा। नतीजा यह निकाली कि यमुना नदी बेहतर स्थिति में देखने लगी है। यमुना नदी में आए इस बदलाव के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने उपराज्यपाल की सराहना की। इसके उलट उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है।
दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने अपने दूसरी चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम शामिल किया है। ईडी का कहना है कि राघव ने इस मामले में कई व्यापारियों के साथ मीटिंग की थी। आबकारी नीति मामले में ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आप पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम जोड़ा है। ईडी के चार्जशीट के अनुसार मनीष सिसोदिया के पीए सी अरविंद ने अपने बयान में राघव चड्ढा का नाम लिया। चार्जशीट के अनुसार सी अरविंद ने अपने बयान में कहा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर एक बैठक हुई जिसमें राघव चड्ढा, पंजाब के एक्साइज कमिश्नर, आबकारी अधिकारी और विजय नायर मौजूद थे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही अलग ही अंदाज में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेताओं के जाने का क्रम जारी हो चुका है। जहां पर पहले कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए, वही अब दोबारा और उल्टा दिखाई दे रहा है। इसमें बीजेपी से जुड़े ये बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं। कई नेता अब सरकार से नाराज होकर कांग्रेस का रुख अपना रहे हैं। इसका उदाहरण मुख्यमंत्री के स्वयं के गृह जिले में देखने को मिला, जब अष्टा विधानसभा सीट से आने वाले प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता कमल सिंह चौहान ने कमलनाथ की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कमल सिंह चौहान अष्टा से जिला पंचायत सदस्य भी है। बीते दिनों हुए जिला पंचायत चुनाव के कमल सिंह चौहान ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर दिया था। जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन सरकार और संगठन की बेरुखी के चलते उन्होंने अब कांग्रेस का दामन थामने का नाम बना दिया है। एकनाथ शिंदे ने कहा, हम मुंबई में सुधार कर रहे हैं। जब चुनाव आते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि मुंबई टूट जाएगा। मुंबई को कौन तोड़ने वाला है? कोई मुंबई को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। हिम्मत करना भी संभव नहीं है। किसी को यह सपना नहीं देखना चाहिए। मुंबई को तोड़ने की बात कहकर मुंबईकारों को वोट लेने की कोशिश की जा रही है। वह प्रयास सफल नहीं होगा, क्योंकि हम मुंबई में काम कर रहे हैं। मुंबईकर जानते हैं कि मुंबई बदल रहा है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ राजनेता शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पवार देश के शीर्ष विपक्षी नेताओं में से एक है और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने में इनकी अहम भूमिका रही थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, रक्षा और केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में काम कर चुके पवार ने 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एमवीए सरकार बनाने के लिए एनसीपी, कांग्रेस और वैचारिक रूप से अलग नजरिया वाली शिवसेना के एक साथ लाने में काम किया था और बीजेपी के सत्ता से बाहर रखा था। पार्टी प्रमुख के रूप में उनकी जगह कौन लेगा, इस पर अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष ईसुदन गढ़वी के एक ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। ऐसा आरोप है कि गढ़वी ने एक ट्वीट कर दावा किया कि केंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100 कड़ियां पर अब तक करदाताओं को 830 करोड़ रुपए खर्च कर दिया है। गढ़वी के खिलाफ शनिवार को केस दर्ज किया गया, जब यह पाया गया कि गढ़वी ने इसके समर्थन में किसी भी प्रासंगिक अंकड़े में बिना यह दावा किया था। गढ़वी ने ट्वीट बाद में हटा दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आप ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ बीजेपी इस तरह की झूठी प्राथमिकियों के जरिए उसके नेताओं को उत्पीड़न कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण रविवार को किया गया था। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता अब तक और विवाद में फंस गए हैं। दरअसल जमशेदपुर पूर्व के निर्दलीय विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय ने जिले के उपायुक्त को पत्र लिखकर शिकायत की है कि मंत्री गुप्ता ने अपने पास प्रतिबंधित ग्लॉक पिस्टल रखा है। उन्होंने राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह से इस बाबत बात की है। उन्होंने मांग की है कि भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए गए इस हथियार को तुरंत सरकारी मलखाना में जमा कराया गया। सरयू राय ने कहा कि यदि इस मामले में प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो वे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। फिर मिलेंगे अगले खबरें में।